नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 के सीबीटी 2 के सिलेबस के बारे में। क्योंकि जितने भी डिप्लोमा के ब्रांच हैं या बीएससी के ब्रांच है, जो भी यदि ऑनर्स है या सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ जो आईटी वाले हैं, जो उनको जो सिलेबस सीबीटी 2 के सिलेबस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या जो सीबीटी 2 है उसका क्या एक तरह से पैटर्न रहने वाला है, और किस में अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा या नहीं पूछेगा, किस किस ब्रांच में पूछेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम जो डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सीबीटी 2 के लिए जो सिलेबस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। और एक तरह से आपका जो सीबीटी 2 के जो सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूजन था, इस वीडियो में आपको पूरा तरह से एक तरह से साफ हो जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो डीआरडीओ ने ऑलरेडी पहले से ही सिलेबस एक तरह से लॉन्च कर दिया था सीबीटी 2 के लिए। तो उसको एक तरह से आपको एक तरह से ध्यान में रखना है कि इसमें जो टॉपिक जो दिया है एक तरह से सेलेक्टेड टॉपिक दिया है, लेकिन आपको जो मोस्टली क्वेश्चन जो आने वाला है इसी से आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करके आपको एक तरह से एसटीबी के लिए जितने भी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के लिए भरने के लिए जो दिया गया है वो सब के लिए सिलेबस दिया गया है। साथ ही साथ आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं जिसको इस बार वैकेंसी आई है, सब के लिए एक तरह से यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बारी बारी से देखेंगे कि किसके लिए क्या क्या सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेप्टेम्बर 11 डिटेल सिलेबस फॉर एसटीवी एंड टायर 2 सीबीटी 2 के लिए एक तरह से है, टायर 2 के लिए। तो एसटीवी के लिए यहाँ पर है, नीचे जाएंगे तो वो टेक्नीशियन ए के लिए रहेगा। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, पूछने वाला है, मशीन पूछने वाला है, फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल हो गया इंजीनियरिंग, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2 हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग एंड मॉडलिंग रिमेन टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसमें दोस्तों एक और हम बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमने जो बताया था अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन में अप्लाइड मैथमेटिक्स रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा है। सभी में आपको एक तरह से मैथमेटिक्स नहीं पूछने वाला है। तो इसमें से जो जो दिया हुआ है उस समय तो एक तरह से कुछ भी सिलेबस क्लियर किया नहीं था, तो लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा था। लेकिन इस जो अभी जो सेप्टेम्बर 11 में क्लियर कर दिया है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स किस में पूछने वाला है। तो पहला केमिकल इंजीनियरिंग होगा जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल में नहीं पूछेगा। उसके बाद नीचे हम जब जाते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स किस में पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पूछेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पूछने वाला है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर तीसरा है, इसमें भी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछेगा। तो जो एक तरह से फिजिक्स के हो गए, जो केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी, जूलॉजी, इस में क्या है, इसमें मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं ना उन लोगों ने डिप्लोमा या बीएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो उन लोगों को नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक जो ब्रांच है उसी में एक तरह से अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन एक तरह से दूर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग सभी लोग नहीं घबराएं अप्लाइड मैथमेटिक्स से, यहाँ पर कुछ ही ब्रांच के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ सिलेबस कंफर्म कर दिया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा जाएगा, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस है तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें लोग पढ़ते नहीं है तो पूछा क्या जाएगा। साथ ही साथ जब मैथमेटिक्स में चलते हैं तो यहाँ पर जो कि मैथमेटिक्स तो ये खुद ही है, तो इसमें एक तरह से सब तो पूछा ही जाएगा, जैसे अलजेब्रा हो गया, लीनियर वेक्टर हो गया, इसमें क्या पूरा कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब इसमें तो भरा ही पड़ा है, तो इसमें तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं मैकेनिकल में, तो हमारा जो मैकेनिकल ब्रांच था पूछा ही गया था, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा ही जाएगा इस बार भी, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा है मेटलर्जी में, तो यहाँ भी क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक तरह से अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, एक दो टॉपिक का डिफरेंस होता है, तो एक तरह से वही चीज़ है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, साइकोलॉजी फिजिक्स में नहीं पूछा जाएगा। बाकी रह गया हमारा बुक बाइंडर कारपेंटर, तो इस समझ में देख सकते हैं दोस्तों 120 का है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कहीं भी एक तरह से मैथ का नाम नहीं लिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब सिलेबस कन्फर्म किया है तो एक तरह से मैथ नहीं पूछेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल एक तरह से आपको टेक्निकल आने वाला है। ये जो डीआरडीओ का एक तरह से क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया गया है उससे ज़्यादा तो एक तरह से उससे ज़्यादा आउटर नहीं जाएगा। तो अगर आपको सिलेबस चूँकि दे दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपको एक तरह से तैयारी करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछने वाला है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग हो गया, बाइलेंस हो गया, उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया।
तो ये सारे क्या है, सबका एक तरह से सिलेबस दे दिया है, केमिस्ट्री का दे दिया है, पूरा सिलेबस दे दिया है। इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और टॉपिक, इस सब हमारा जो एक तरह से हर अति जो ब्रांच हो गया या बीएससी का जो ब्रांच हो गया, उससे एक तरह से पूरा टॉपिक दे दिया है। आपको क्या करना है, मैं इस तरह प्रिपरेशन का टिप्स बताता हूँ कि क्या आपको करना है, कैसे एक तरह से सिलेबस की तैयारी करनी है। मैथमेटिक्स वाला देख रहे हैं कि आपको एक तरह से यहाँ पर हमारा कंप्यूटर वाला क्या हो गया, केमिस्ट्री में बहुत सारा लोग बोल रहे थे कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, तो केमिस्ट्री के लिए भी जो टॉपिक दिया हुआ है, इससे आपको क्या है, डीपली आपको पढ़ना है। जहाँ से भी नोट्स मिले, जहाँ से भी बुक मिले, आपको एक तरह से जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री है, तो इसको जो 4 से 5 जो टॉपिक दिया है, आपको एक तरह से पूरा थ्योरी डीपली पढ़ना है। साथ ही साथ आपको मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बुक बताऊँगा, सारे एक तरह से चीज़ों के लिए बुक बता दूंगा। यूथ का जो प्रीवियस ईयर आता है, उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, तो आप परचेज कर लीजिए, नहीं तो अगर कहीं पीडीएफ मिलता है तो उसको डाउनलोड कीजिए और एक तरह से उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले एक तरह से आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। उसी तरह केमिस्ट्री का है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल, उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, जनरल केमिस्ट्री हो गया, टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। सिविल यानी क्या है, तो सिविल में जितना पढ़ते हैं वो हो गया। कंप्यूटर साइंस के है तो इतना सारा टॉपिक दिया है, तो यहाँ पर आपको टॉपिक का ख्याल करते हुए उसके रिलेटेड आपको डीपली पढ़ना है। और साथ ही साथ इसको पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा एक बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको जितना ज़्यादा लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, एक तरह से आपको टॉपिक तो करना ही है, साथ ही साथ आपको जो इससे रिलेटेड जो हमारा जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ उसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना है। दूसरा है कि टेक्स्ट बुक पर, तो आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है। उसमें अगर आपको ब्रांच से रिलेटेड कुछ वहाँ पर दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है या टेस्ट वहाँ पर अगर कोई हो रहा है, तो वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट है आपको एक तरह से प्रीवियस ईयर के लिए यूथ पब्लिकेशन लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी एक तरह से 12,000, 10,000, 20,000 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहला चीज़, आपको इतना जो टॉपिक दिया आपको कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा बात है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और तीसरा बात है कि आपको पहले CBT 1 पर ज़्यादा फोकस करना है। CBT 2 के लिए आपको सिलेबस दिमाग में रखना है, टॉपिक को देखते रहना कि ये सारे टॉपिक ध्यान में है। जैसे ही CBT 1 का एग्जाम हो, CBT 2 में एकदम टूट पड़ना है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि जूलॉजी का है, तो जूलॉजी वाले भी ज़्यादा कंफ्यूज थे क्या पूछेगा, तो ये जनरल जूलॉजी हो गया, जीमोग्राफी हो गया, स्ट्रक्चरल जूलॉजी हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक है क्या है, एक तरह से जूलॉजी के लिए है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टॉपिक है, लाइब्रेरी साइंस के लिए है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सोसाइटी हो गया, ICT फंडामेंटल्स हो गया, इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारे क्या है टॉपिक हो गया। मैथमेटिक्स के लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, हालांकि हमने बताया था उसी के अकॉर्डिंग। तो अलजेब्रा आपको पूछेगा, लीनियर अलजेब्रा जो BSc में आपने जो पढ़ा है मैथमेटिक्स, वही पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मैथमेटिक्स वाले लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए जो यूथ पब्लिकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बुक आता है, जो एग्ज़ाम हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या है ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनता है, तो उसका एग्ज़ाम होता है एक तरह से BSc लेवल से ही स्टार्ट होता है, MSc BSc लेवल से। तो उसमें आपको एक अच्छा से वेक्टर एनालिसिस से मिल जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलस से मिल जाएगा, रियल एनालिसिस से, कम्प्लेक्स एनालिसिस से मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा, उसका न्यूमेरिकल मेथड, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑपरेशन, रिसर्च एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको थोड़ा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हो गया मैथ का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पिछला बार भी हम देखे थे कि ये जो पूछा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या कैड कैम से मैं बोला था कि कैड कैम से हमारा जो क्वेश्चन कहाँ से ला रहा था, तो कैड कैम से जो क्वेश्चन हमारा ला रहा था, एक तरह से जो 4400 MCQ जो हमारा मेडिजी का होता है, उससे हमारा लग गया था। एक तरह से हूबहू एक तरह से आया था। सॉलिड मैकेनिक्स से आता है, ये डिजाइन से आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, थर्मल हो गया, हीट ट्रांसफर से अच्छा खासा न्यूमेरिकल दिया था, 1 से 2 से 3 दिया था। रेफ्रिजरेशन हो गया और एयर कंडीशनिंग हो गया, IC इंजन से न्यूमेरिकल था। इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारे मैकेनिकल के टॉपिक्स हो गए। उसी प्रकार हमारा मेटलर्जी का हो गया, तो मेटलर्जी के से अगर आप हैं तो आपको एक तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूछा जाएगा, थर्मोडायनामिक्स पूछा जाएगा। बाकी मैकेनिकल के जो एक तरह से सिलेबस है सेम ही रहता है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेफ्रिजरेटरी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स वाले लोग ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो फिजिक्स के लिए भी हम उस समय टॉपिक बता ही दिए थे कि मैकेनिक्स हो गया, वेव एंड ऑप्टिक्स बताए थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बताए ही थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स भी बताए थे, सॉलिड स्टेट हो गया फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया। उसी प्रकार आपको रिलेवेट फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो एक तरह से मैथमेटिकल से फिजिक्स। तो ये आपको ये सारे जो टॉपिक है, आपको स्टैंडर्ड बुक खरीदिए, उससे एक तरह से जहाँ से भी आपको डाउनलोड करके पढ़ना है डीपली पढ़िए। साथ ही साथ आपको जो फिजिक्स का जो है, जो यूथ पब्लिकेशन का हम बुक बता देंगे, उसमें काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आप उस पर जाइए और अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रैक्टिस खूब कीजिए। नहीं तो अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होता है। हम बार बार वीडियो में कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थ्योरी सिर्फ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं निकलती है, आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं सिलेबस साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी वाला तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉपिक कंफर्म कर दिया है। हिस्टोरिकल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी हो गया, बायोसाइकोलॉजी, कॉग्निटिव हो गया, सेंसरी हो गया। तो ये सारे जो चीज़ें आपको टॉपिक दिया हुआ है, आपको एक तरह से इसको आपको एक तरह से डाउनलोड करके पढ़ना है। हम इस PDF का लिंक दे देंगे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जाकर एक तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप DRDO की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एक तरह से आप इसको अच्छी तरह से, जो आपका ट्रेड है, जो ब्रांच है, उसको पूरा सिलेबस को डीपली में एक तरह से स्टडी कीजिए। लेकिन अभी पहले CBT 1 पर ध्यान दीजिए। बस देखते रहना है कि हाँ सिलेबस ये है। अगर टाइम मिले, लगे कि हमारा CBT 1 का तैयारी हो रहा है, हो चुका है लगभग, तो आप एक तरह से दे सकते हैं। नहीं तो CBT 1 है जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से टफ कंपटीशन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा अभी उसी पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ देखते हैं कि सेप्टेम्बर 11 के लिए डिटेल सिलेबस फॉर टायर 1, टायर 2, CBT टायर 2 के लिए। तो यह सबसे पहले बुक बाइंडर का सिलेबस है। तो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ बुक हो गया, बुक बाइंडिंग हो गया, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक हो गया, मैगजीन हो गया, प्लानिंग हो गया, बाइंडिंग। तो ये सारे जो आप ITI किए होंगे, तो आप इससे रिलेटेड आपको एक तरह से बुक हो पढ़े होंगे, ये जो टॉपिक आप कहीं ना कहीं कवर किए होंगे। तो ये जो टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट यहाँ दिया हुआ है, इसको आप एक तरह से ध्यान में रख के इससे रिलेटेड आपको पूरा एक तरह से डीपली पढ़ना पड़ेगा। और एक तरह से आपको अगर प्रीवियस ईयर लगाना है तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई भी जो प्रीवियस ईयर यूथ हो गया और भी कोई पब्लिकेशन होगा जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कारपेंटर वाले भी लोग बोल रहे थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कि आपको ट्रेड के बारे में जानना है, कारपेंटरी है क्या, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, मेजरमेंट एंड मार्किंग एंड टूल हो गया। तो इस जो सारे जो टॉपिक है आपको एक तरह से पूरा डीपली पढ़ना है। CNC ऑपरेटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ पर सेम एक तरह से जो ये CNC में आपने जो ट्रेड में पढ़ा हुआ, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एक तरह से टॉपिक है आपको दे दिया है, वो ये आपको एक तरह से कवर करना है। नेक्स्ट कोपा के लिए है। तो कोपा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोपा के लिए एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर और बेसिस हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद जितना भी लिनक्स सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग हो गया, MS वर्ड हो गया। पिछला बार MS वर्ड है और एक्सेल सीट से काफ़ी पूछा गया था क्वेश्चन, तो एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ क्वेश्चन आ गया था, फायर या साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन खूब आया था। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक है कोपा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये क्या है डॉटमेंट के लिए। तो डॉटमेंट के लिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो बेसिक सेफ्टी हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बेसिक ड्राइंग हो गया, बाद उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, बेसिक जियो मटेरियल हो गया, शेप्स हो गया, डायमेंशन हो गया। तो एक तरह से सिलेबस किसके लिए दिया है, डॉटमेंट के लिए दिया है। नेक्स्ट क्या इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। बेसिक हो गया, फ्यूज और रिले हो गया, सेल एंड बैटरी हो गया, मशीन्स हो गया, मोटर हो गया, अल्टरनेटिव करंट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, वायरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक क्या है इलेक्ट्रीशियन के लिए है, उनको भी क्या है इलेक्ट्रीशियन का तो बुक इजीली अवेलेबल है। एक तरह से आपको कहीं भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। आपको पूरा एक तरह से कहीं से न कहीं से आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम है, आपको बुक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टॉपिक भी मिल गया है, और टॉपिक को अच्छी तरह से डीपली पढ़िए और एक तरह से प्रैक्टिस कीजिए। फीटर का भी बुक इजीली अवेलेबल है, तो फीटर का भी मिल जाएगा। मशीनिस्ट का हो गया, मशीनिस्ट का भी है। मैकेनिक मोटर का यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं दिया हुआ है। ऑप्टिकल वर्कर का हो गया, फोटोग्राफर का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो फोटोग्राफर में लोग कंफ्यूज होंगे क्या क्या पूछेगा CBT 2 में, तो देख लीजिए भाइयों। फोटोग्राफी और हिस्ट्री हो गया बेसिक, और फोटोग्राफी हो गया बेसिक, और शूटिंग हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया। ये सारी चीज़ आपको पूछने वाला है। सीट मेटल हो गया, तो इस सीट मेटल का हमारा टॉपिक हो गया इतने सारे। सर्वेयर में हो गया, तो सर्वेयर में ये सारे टॉपिक आपको पूछने वाला है। टर्नर में हो गया, तो टर्नर में ये सारे टॉपिक है, आप देख सकते हैं। बाकी टर्नर में ये सारे फीट वुड से जो भी लिमिट फीट टॉलरेंस होती है उससे पूछा जाता है। थ्रेड पूछा जाता है, टर्नर गेज, वेल्डिंग, ऑटोमेशन, CNC वगैरह भी पूछा जाता है। बिल्डर में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशनल वर्क सेफ्टी, तो लगभग सभी ITI ब्रांच में एक तरह से ट्रेड में है। बाकी आपको एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं हीट ट्रीटमेंट वर्कशॉप हो गया, कैलकुलेशन हो गया, बेसिक साइंस वेल्डर में एक तरह से थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो ये हमारा जो सिलेबस था एक तरह से DRDO द्वारा खुद जो वेबसाइट पर रिलीज किया गया वो सिलेबस है। आपका जितना भी क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी निकाली है सबका सिलेबस आपको एक तरह से DRDO CBT 2 के लिए अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। आपको इसको ध्यान में रखते हुए पूरा एक तरह से थ्योरी को पढ़ना है, और साथ ही साथ एक आपको इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव भरपूर लगाना है। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको एक तरह से प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और एक तरह से आप एक तरह से CBT 1 का जो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, CBT 2 के लिए ध्यान में रखिए, और एक तरह से मटेरियल माइंड में रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।